बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची की सियासत में अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी का मुकामी हुकूमत पर जमात इस्लामी से मुफाहमत का फैसला। पीपी ने जमात इस्लामी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सईद गनी बोले, चाहते हैं दोनों जमातें मिलकर कराची के मसाइल हल करें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को मामला से आगाह कर दिया है। आपके इल्म है कि जब इंतखाबात होते हैं तो ये जितने ऑफिसर्स हैं या जितना सेटअप होता है इलेक्शन के मरहले में, वो सब का सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है, इलेक्शन के कवानीन के तहत काम करता है। तो हुकूमत के बराह रास्त इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। बाकी जो कानूनी ज़राए हैं, जो कानूनी रास्ते हैं अपनी शिकायत को दूर करने के, वो जमात इस्लामी ने इख्तियार किए हैं, वो कहा कि वो करें और हम उस पर बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे, एतराज़ नहीं डालेंगे। और ये हर उम्मीदवार अपने तौर पर ये कोशिशें करता है। जिन 6 हल्कों का जिक्र 2-3 दिन से कर रहे थे हाफिज साहब और कल चीफ साहब से भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आपके इल्म है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस दिया और उन 6 हल्कों पे मज़ीद किसी भी काम से रोक दिया है DRO को, RO को। तो उस पर कोई इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने वो पेश होगा। जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चाहे वो जमात इस्लामी के हक़ में हो, हमारे खिलाफ हो, हम उसको तस्लीम करेंगे और कानून के मुताबिक उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और हमने ये भी तय किया है कि इन तमाम इशूज़ को इंशाअल्लाह ताला खुशूसी से तय करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे बातचीत के मराहल भी जारी रखेंगे ताकि किसी एक बेहतर नतीजे पर हम दोनों जमातें पहुँच सकें। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कानूनी और जो इंतज़ामी उमूर है ना, वो पूरे के पूरे इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इलेक्शन कमीशन का अपना एक दायरा-कार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो अमला होता है ROs और DROs की सूरत में, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के अमले का मसला होता है तो हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, और जहां पर इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट होते हैं ROs DROs पे और उनकी जो शिकायत होती हैं, वहां फिर हुकूमत से भी बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो मसाइल हैं इस वक्त, यानी पहले वाली बात तो और थी, वो तो मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा, जो ड्यूरिंग पोल या उससे पहले की चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शन के मुकम्मल होने के बाद जो चीज़ें हैं उसका ताल्लुक अब चूँकि ROs और DROs से है और उसमें इलेक्शन कमीशन भी और सिंध हुकूमत का भी रोल बनता है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस मसले को अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ताकि फिर यानी क्यों शहर के अंदर वो फिजा पैदा हो कि जिसके नतीजे में जो है वो कोई किसी को तस्लीम ना करे। जो जीत गया है उसको तस्लीम करना चाहिए। और मेरी यही दरख्वास्त है, हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी अगर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबरों को आगे पीछे करके आप उसका साइज़ कम करने की कोशिश करें। बहरहाल हमने सारी बातें की हैं और मेरा ख्याल है कि बात इस लिहाज से तो बेहतर है कि इन्होंने जहां ये अपना रोल अदा कर सकते हैं अदा करने की यकीन दहानी करवाई है, और मैं इनसे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के जमात इस्लामी के इल्ज़ामात पर पीपल्स पार्टी का भी जवाब सामने आ गया। लियारी से जमात इस्लामी की जीत पर भी सवाल उठा दिया गया। ताबिश मीर की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कराची में गड़बड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमने कभी ये सवाल किया कि लियारी से जमात इस्लामी कैसे जीती? अगर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिशें की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। जमात इस्लामी अगर ये सवाल करेगी तो फिर अवाम गली कूचों में ये जवाब देंगे कि किस तरह उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पेंडोरा बॉक्स में नहीं जाना चाहता। हमने आपके मैंडेट को तस्लीम किया है, हमने आपको मुबारकबाद दी है। अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो पूरे सिंध में दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि कराची और हैदराबाद की अवाम ने हम पर एतमाद किया। पूरे सूबे में पुरअमन लोकल बॉडी के इलेक्शन के इनेकाद पे मैं खुद मुतमिन हूँ। हैदराबाद से मैंने इलेक्शन किए, मैं सूबाई हल्के में मौजूद था और मैं सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट के इंतजामात पर उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। आज इस धामरा कहते हैं, कराची में आज जब हम इलेक्शन में बढ़तरी हासिल कर चुके तो दीगर सियासी जमातें हैरान क्यों हैं? कराची बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है। कैमरामैन शकीर अहमद खान के हमरा ताबिश मीर, City 21।
कराची में फायर ब्रिगेड का इदारा तबाही के दहाने पर है। एडमिनिस्ट्रेटर और केएमसी ने फायर ब्रिगेड के इदारे में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। फायर स्टेशन पर मौजूद ड्राइवर समेत बेशतर अमला घर बैठकर तनख्वाहें ले रहा है। मुतअद्दिद अफसरान एक से ज़्यादा ओहदों पर फाइज हैं। बेज़ाब्तगियों के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर और एमसी की जानिब से मज़ीद क्या फैसले किए गए हैं, इस हवाले से पर तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बास। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक इंतहाई अहम रेस्क्यू का इदारा है फायर ब्रिगेड का, जिसके तकरीबन शहर में 28 के करीब जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दिए हुए नए फायर टेंडर के साथ साथ पुराने भी कई फायर टेंडर्स मौजूद है। लेकिन जब भी कभी आग लगती है तो सुनने में ये आता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो ताख़ीर से पहुंची है, जिसके बाइस जो है वो आग तेज हो गई। तो वो ताख़ीर से पहुंचने की जो वजह होती है वो हमें ये पता चला है कि आज एडमिनिस्ट्रेटर और एमसी के दरमियान होने वाली जो मुलाकात थी उसमें इस फायर ब्रिगेड के महकमे को लेके भी गौर व फिक्र किया गया है कि इसमें होने वाली बेज़ाब्तगियों के हवाले से जो है इसको वो अफसरान जो कि एक से ज्यादा पे फाइल है उन पे जो है वो बाकी उन्हें जो है वो वापस लेने होंगे। कुछ तो अलमिया ये है का कि माजूर शख्स को जो है वो लीडिंग फायरमैन के पे जो है वो तैनात किया गया। उसके बाद जो है उसकी तनख्वाह जो है वो सिविक सेंटर फायर स्टेशन से आती है, और जबकि उसकी ड्यूटी जो है वो कमिश्नर ऑफिस में चल रही है। इसके अलावा एक आंख से जो है वो बिनाई खो बैठा है, वो जो है वो फायर टेंडर चला रहा है, जो एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसके साथ साथ बेशुमार मामला ऐसे हैं जिसमें हुमायूं खान के हवाले से इत्तलात ये मौसूल होती हैं कि 17 ग्रेड के अफसर हैं हुमायूं खान, जिन्होंने 3 ओहदे जो है वो ले रखे हैं, जिसमें अर्बन USSR का होता है, हॉक्सवे का और नाजमाबाद फायर स्टेशन भी। जबकि देखा जाए तो फायर ब्रिगेड के CR कोई जो है वो डिप्टी टीम लीडर USSR में तैनात हो जाता है। जो अभी आपने बताया है कि एक शख्स जो एक आंख से नाबीना भी है वो फायर टेंडर चला रहा है, ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात है, और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है इसकी? बिल्कुल, इस हवाले से हमने जो है वो राब्ता किया था CSO चीफ फायर अफसर, और उसके साथ साथ जिनकी जिम्मेदारी बनती है म्यूनिसिपल सर्विसेज के जो मदर खान, उनसे भी जो है वो हमने इस हवाले से जो है वो राब्ता करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस महकमे में चलने वाला जो एक हुमायूं खान चलाया जा रहा है, जिसमें दर्जनों ऐसे मुलाजमीन हैं, ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको तनख्वाहों पे उसके अलावा जो है अलाउंसेस के ऊपर जो है वो छोड़ा गया है, वो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, महकमे ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, जिसके बाद गाड़ियां जो है वो खड़े खड़े सड़ रही हैं। मामूली मुरम्मत का काम होता है और उसके बावजूद देखा यह जाता है कि वो काम नहीं होता। संजीदगी से महकमे के अफसरान जो है मामले को संजीदा नहीं ले रहे। इस तमाम तर सूरत हाल के जो है वो एंटी करप्शन भी हरकत में आई। एंटी करप्शन ने लातादाद अफसरान और मुलाजमीन को तलब किया, लेकिन वही होता है कि प्ली बार्गेनिंग के बाद जो है वो अफसरान वहाँ से भी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया जिसमें नैब ने जो है वो न्यू कराची फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर को, स्टेशन ऑफिसर को जो है वो तलब किया है। इस हवाले से भी इंक्वायरियों का आगाज हुआ है। हालांकि महकमे में जो है काफ़ी जो मामलात हैं उससे जो है जो सीनियर अफसरान हैं उनकी तनज़्ज़ुली की जा रही है, उनको उहदे पे फाइज नहीं किया जा रहा, और सिस्टम के तहत चलने वाले जो अफसरान और मुलाजमीन हैं वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं वो तो एक तरफ हैं। अगर हम कराची की बात करें, गुज़श्ता दिनों में रोजाना दर्जनों मुकामात पर जो है वो आग लगती रही है और उनको बुझाने में बहुत ज्यादा ताखीर भी देखने में आई है। अब इसका सारा जिम्मा जो है वो किसके ऊपर आएगा? क्या फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वो इसकी जिम्मेदारी लेगा, या दूसरे जो इदारे हैं उनके ऊपर जाएगी ये जिम्मेदारी? माजी में बनाया जाता था कि पानी की किल्लत का सामना है, तो फिर माजी में जो है वो पानी के फायर टेंडर्स को जो है वो कनेक्शन जो है वो फराहम कर दिए गए ताकि कहीं और से वाटर हाइड्रेंट से उनको पानी भरना ना पड़े, उनके अपने स्टेशन पर पानी की सहूलत हो, ये सहूलत भी फराहम की गई। लेकिन ये देखा गया इस तमाम तर मामले के बावजूद भी जो है वो आला अफसरान जो है वो मामले को संजीदा नहीं ले रहे। वसीम अख्तर अपने दौर में जो है उन्होंने भी इस मामले को संजीदा नहीं लिया। उसके अलावा मुर्तजा वहाब आए, मुर्तजा वहाब का मसरूफियात के बाइस जो है और महकमे में TMC के बेशुमार जो डिपार्टमेंट है उनमें इस फायर ब्रिगेड के महकमे को संजीदा नहीं ले सके। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनकी भी नॉलेज में तमाम मामलात हैं डॉक्टर सैफुर रहमान के। इन्होंने भी काफी कोशिश की है कि इस महकमे में जो है वो संजीदगी से जो है वो
तकर्रियां किया जाए, जाली भर्तियां जो की गई हैं, जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है, उन तमाम के हवाले से जो बहुत बड़ी जो पेचीदगियां बेज़ाब्तियां हैं इस महकमे में, केएमसी के तमाम महकमे एक तरफ और ब्रिगेड का महकमा एक तरफ, साथ साथ ये है कि जो सरकार फायरमैन और लीडिंग फायर ऑफिसर्स हमले के लिए जो स्टेशन पे क्वार्टर्स बनाए गए थे उनको अलॉट किए जाएंगे, वो भी जो है वो स्टेशन ऑफिसर्स ने जो है वो बेशुमार मकामात पे किराए पे चढ़ा रखे हैं। ये बताइएगा कि बेज़ाब्तियां तो सामने आ गई हैं, रिपोर्ट सामने आ गई है, मुलाकात भी हो गई है, अब अगला लाहे अमल क्या होगा और इसको तमाम सारे मामलात को किस तरीके से टैकल किया जाएगा? देखिए, चीफ फायर अफसर जो है वो भी संजीदा नजर नहीं आते, म्यूनिसिपल खान जो है वो भी मामले को लेकर संजीदा नजर नहीं आते। सारी जिम्मेदारी आयद होती है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची और म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऊपर के वो जो है इस महकमे को दुरुस्त करें ताकि एंटी करप्शन को इसके अलावा नैब भी जो है वो लेटर्स भेज रही है, तलब कर रही है, बेशुमार इंक्वायरियां हो रही हैं, पैसे दिए जाते हैं और इंक्वायरियां जो है वो खत्म करा ली जाती है, लेकिन मामला और महकमे पे जो लगा धब्बा है कोई धोने को तैयार नहीं है। अब ये तमाम तर जिम्मेदारी बिल्कुल की है और की है, तमाम तर मामले को संजीदा से ले, दबाव तेज होता है तो में लगने वाली जो है उस पर काबू पाने के लिए तमाम टैंकर जो है वो और तमाम ड्राइवर जो छुट्टियों को पे रिलीज किया गया है उनकी हाजिरियां लगाई जा रही है, बहुत मुलाजमीन जो है इस तमाम तर मामले को अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची और नजर नहीं आ रही है किसी भी तरफ से फायर ब्रिगेड दफातर को ठीक करने के हवाले से। ठीक है एहसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि उमर कॉलोनी और बलोचपाड़ा में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मकीनों का बलोच कॉलोनी पुल पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे धरना देकर दोनों सड़कें बंद कर दी हैं। मजीद जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी बिल्कुल जी, शहर कायद में सर्दियों होने के बावजूद जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो तूल इख्तियार करता जा रहा है। मुजाफाती इलाकों की बात करें तो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो मुस्तस्ना कराए जाते थे इस सर्दी के आलम में भी जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है, जिससे जो है वो बलोच कॉलोनी, बलोचपाड़ा, उमर कॉलोनी की जो रिहायशी मक्की हैं ये वो इलाके हैं जो शारा फैसल से बिल्कुल मिले हुए हैं, और इसके साथ ही जो है वो PCHS भी लगता है। पोश इलाके इनमें जो है वो मुस्तस्ना करार दिया गया था, या 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो उसका ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बरक्स कई घंटे बिजली जो है वो गायब रहती, जिसके बायस शहरी जो है उनकी सब्र का पैमाना रद्रेज हुआ और उन्होंने जो है वो सड़कों पर आकर धरना दे दिया। बलोच कॉलोनी पुल जो है उसे मरकजी रोड को जो शहीद मिल्लत रोड है, दोनों अतराफ एक जानिब जो है वो कईमाबाद की जानिब और एक्सप्रेस वे को आता है, और दूसरी जानिब शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड और बादराबाद की जानिब जाता है, उसे और जेल चौरंगी को मिलाता है। उसको बंद करके जो है एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो शदीद मुतासिर हो गया है। कईयों बात से शारा फैसल और बादराबाद से बलोच कॉलोनी जाने वाला ट्रैफिक भी जो है वो भी मुअत्तल हो गया है, जिसके बायस रास्तों की बंदिश और शारा फैसल से आने जाने वाला जो ट्रैक है शाम के औकात पीक आवर्स है, इसमें जो है वो दोनों को दुश्वारी के सामने और बिल्कुल जैम पैक की सूरत हाल महसूस हो रही है इस वक्त जो है वो शारा फैसल के ऊपर, इसलिए कि एयरपोर्ट और मलीर को जाने के लिए जो शारा फैसल का रास्ता तैयार किया जाता है, जबकि आने वाला ट्रैक जो है वो शाम के औकात में जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट के बायस जो है वो जाम है, यानी कि बलोच शारा फैसल से गुजर कर जाना भी महाल है, और अगर दूसरी जानिब जाया जाए तारिक रोड और शहीद मिल्लत रोड को इख्तियार करना जाए जेल को चौरंगी और नाजोबाद जाने के लिए, तो वहाँ पर भी जाने के लिए जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस एहतजाज के बायस जो है वो कुरंगी रोड यानी कि कईमाबाद जो चौरंगी है और एक्सप्रेस वे है वो दोनों भी जो है जिसके बायस से बिल्कुल पैक जाम हो गए। मुजाहिरीन जो इस वक्त मौजूद है, इंतजामिया और पुलिस जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। जो मुजाहिरीन है उनका ये कहना है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको खत्म किया जाए तो एहतजाज जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। जी, एहतजाज खत्म कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। करंगी जमान टाउन जाने वाली शाहरा पर तवील अरसे से सीवरेज का पानी जमा है, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। एक सेवरेज का दरिया है और गुजर कर जाना है। जिक्र है कुरंगी जमान टाउन जाने वाली शाहरा का, जिसे सेवरेज के पानी ने अपनी मलकियत समझकर वहां डेरा जमा लिया है। गुज़िश्ता कई माह से ये सफर करने वालों के लिए वबाले जान बना हुआ है।
इर्द गिर्द तिजारती मराकिज भी मौजूद, मगर बदबू और ताफुन से सांस लेना भी दुश्वार हो गया। गुजरने वाले अपनी तकालीफ को लफ्जों में बयान करने लगे। बहुत बुरा हाल है। अब तो गवर्नमेंट के पास ये चांस भी पानी है, या बारिश ख़त्म हुए भी यहाँ पर इतना टाइम हो गया, और ये तकरीबन समझ लें कि 1 साल होने वाला है तकरीबन इसको ना। इतनी परेशानी होती है, गुजरने का रास्ता बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है। ये पिछले तकरीबन 2.5-3 महीने से यही हाल है। आपके भी इलेक्शन भी होके चले गए, ठीक है, मगर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। शहरियों के लहजे में नाउमीदी की झलक दिखाई दी, जबकि उन्हें बल्दियाती उम्मीदवारों से भी किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। और नाज़रीन, कराची में एक बार फिर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान की हिदायत पर सगीर सेंटर से सोहराब गोट ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगा दिए गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का अज़म, शहर में फिर शजरकारी मुहिम शुरू हो गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ओहदा संभालने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान को शहर की ग्रीन बेल्ट्स आबाद करने की हिदायत की थी, जिसके मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस सिलसिले में राशिद मिन्हास रोड पर सगीर सेंटर था सोहराब गोट ग्रीन बेल्ट पर सफाई सुथराई करके सैकड़ों माहौल दोस्त पौधे लगा दिए गए हैं। शहरियों का कहना है कि इस बढ़ती माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए सरकारी और इंफरादी सतह पर शजरकारी को फरोग देने की अशद जरूरत है। शहर में हरियाली का फरोग इस हद तक होना चाहिए कि तकरीबन ग्रीनरी नजर आए, क्योंकि प्लांटेशन जो कटिंग की जा रही है इसकी वजह से आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग या मौसमियाती तब्दीली का इफेक्ट सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर ही पड़ रहा है। और हमारे लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई प्लांटेशन हो रही है तो ना सिर्फ ये कि उसकी केयर करें, बल्कि उसकी लुक आफ्टर करने में लोगों का साथ भी दें। शहरियों ने शिकवा किया कि शहर की बदकिस्मती ये रही कि दरख्त लगे कम और काटे ज्यादा गए हैं। शहरियों को ये कहना चाहिए, जैसे हम लोग प्लांट लगाते हैं तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए, और ये शहरी नहीं कहते हैं, वो गंद फैला देते हैं और ये कहते हैं हुकूमत को चाहिए कि उन पे रिस्ट्रिक्शंस करें, उन पे उनको ओबे करें, रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए ये चीज़ें। शहरियों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि कराची में ग्लोबल वार्मिंग के असरात कम करने के लिए हर शहरी शजरकारी के अमल का हिस्सा बने। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में गैस का बहरान ताहाल जारी है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में भी गैस गायब है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को खाने पकाने में दुश्वारियों का सामना है। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश की शिकायत हैं, जबकि अलयारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन में दिन भर गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार हैं। घरेलू सारिफिन के साथ साथ कमर्शियल सारिफिन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। को मिलवाएंगे ऐसे हुनरमंद शख्स से जो नागन चौरंगी मुस्लिम टाउन का स्कूटर मैकेनिक अपने हुनर से दुनिया भर में मशहूर हो गया है। शेख मोहम्मद आसिफ ने 60 साल पुरानी वेस्पा स्कूटर को अपने फन से जिद्दत देती है। वेस्पा बनाने वाले मुल्क इटली समेत दुनिया भर में वेस्पा रखने के शौकीन उन्हीं से राब्ता कर रहे हैं। इसी हुनरमंद के बारे में जानते हैं नमरा रियासत की रिपोर्ट में। 35 साल से वेस्पा स्कूटर के इश्क में मुब्तला शेख मोहम्मद आसिफ को वेस्पा से इश्क नहीं उन्हें मैकेनिक बना दिया। आइए जानते हैं कब से वो ये काम कर रहे हैं और कैसे वो इस इश्क में मुब्तला हुए। शेख मोहम्मद आसिफ ने माजी की झरोकों में झांकते हुए बताया कि कम उम्री में नाना के काम से मुतासिर होकर वेस्पा स्कूटर में दिलचस्पी ली थी। वक्त गुजरने के साथ काम में इतनी महारत आई कि इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन और यूरोपीय ममालिक से भी वेस्पा बनवाने के लिए कहा जाने लगा। और भी फॉरनर थे, कॉन्सर्ट के ही थे, तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद जब थर्ड गियर में डाल के ट्राई के लिए जाने लगे तो इनके बैरियर इतने ड्रेंजेस होते हैं कि पूरी पूरी गाड़ी हिल जाती है। बहरहाल वो 10-15 मिनट की उसने ड्राइव करी। ड्राइव करने के बाद आया, आके कहने लगा कि ओपन योर बोनट दिस इंजन, आई चेक दिस इंजन। अब जब बोनट खोला तो वो सनबराज वगैरह किया हुआ था, बिल्कुल समझ ना, तो बोला ये तो ओरिजिनल बन गई, बिल्कुल डीटो बन गया। कॉन्सर्ट वालों ने मुझसे गाड़ियाँ ली, जो एक एक दो वो लेते रहे। ENI वाले आए, वो भी फॉरनर थे, उन्होंने मुझसे गाड़ियाँ ली। किड्स कंपनी वाले आए, उन्होंने ली, समझ ना। और लेडी यूजर वाले आए, इन्होंने मुझसे गाड़ी ली, उनसे फिर मेरा कॉन्टेक्ट रहा। मुल्क में अपने हुनर को पजीराई न मिलने पर शेख मोहम्मद आसिफ की आंखें अश्कबार हो गईं। मेरे पास जगह है लेकिन मसाइल नहीं है। मोहम्मद आसिफ ने अपना हुनर बेटे उमर को भी सिखा दिया। उमर मुस्तकबिल में वेस्पा स्कूटर के कारोबार को मजीद वसी करने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं इस काम को बढ़ाना चाहता हूँ, वो इसलिए कि बेटा भी मेरे साथ काम करता है और
बेटे ने मेरी डिप्लोमा किया है ऑटो मैकेनिक के अंदर, और तकरीबन पूरी गाड़ियाँ यही फिटिंग करता है, समझिए ना। और मैं चाहता हूँ कि ये काम हुकूमत सपोर्ट करे। शेख मोहम्मद आसिफ की तैयार करदा 30 से जायद वेस्पा स्कूटर्स यूरोपीय मुल्कों को एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। तमाम स्कूटर्स सफारत खानों की वसातत से खरीदी और एक्सपोर्ट की गयी। अब इनके मालिक शेख मोहम्मद आसिफ की तैयार करदा स्कूटर से न सिर्फ लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि इनकी वीडियोस भी भेजते हैं। ये और ऐसी कई पुरानी वेस्पा स्कूटर्स को अपनी महारत से नई जिंदगी देने वाला शेख मोहम्मद आसिफ हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर है ताकि वो अपने काम को फरोग देने के साथ मुल्क का नाम भी रोशन कर सके। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ नम्रा रियासत, सिटी न्यूज़ नेटवर्क, कराची। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में एक तकरीब के दौरान सिंध पुलिस के 11 PSP अफसरान को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 पर जबकि 2 को 17 से 18 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात देंगे समर अब्बास से। जी हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में एक तकरीब मुनक़िद की गई और हाल ही में तरक्की पाने वाले जो पुलिस अफसरान हैं उन्हें रैंक लगाए गए हैं। IG सिंध गुलाम नबी मुज़फ़्फ़र अली शेख ने समर अब्बास हमारे साथ ही मौजूद रहें। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ग्रेड 17 से 18 में तरक्की दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। सिंध पुलिस के 11 PSP अफसरान को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 जबकि 2 को 17 से 18 करेंगे समर अब्बास से। समर, नाम क्या क्या है अफसरान के, बताइएगा। समर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। तकरीब में DIG हेडक्वार्टर सिंध, DIG एस्टैब्लिशमेंट और AIG एस्टैब्लिशमेंट ने शिरकत की है। सिंध में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, फाफन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तैयार फॉर्म 11 में कई तरह की खामियां भी सामने आई हैं। मौसूल फॉर्म 11 पर पोलिंग स्टेशन का नाम, रजिस्टर्ड मर्द और खवातीन वोटर्स की अलग अलग तादाद दर्ज नहीं थी। मौसूल शुदा फॉर्म 11 पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत समेत अहम मालूमात दर्ज नहीं की गई थी। आपको बताएंगे सिंध बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। फाफन रिपोर्ट जारी कर दी गई और रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तैयार फॉर्म 11 में कई तरह की खामियां भी देखने में आई है। मौसूल फॉर्म 11 पर पोलिंग स्टेशनों का नाम, रजिस्टर्ड मर्द और खवातीन वोटर्स की अलग अलग तादाद दर्ज न थी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सिंध बलदियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है। फाफन रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तैयार फॉर्म 11 में कई तरह की खामियां देखने में आई हैं। बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, ये बताइएगा, खामियां सामने आई हैं, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए मूसा, फाफन जो है प्राइवेट तंजीम है और जैसे ही इलेक्शन होते हैं वो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। फाफन ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तैयार फॉर्म 11 में कई तरह की खामियां देखने में आई है। मौसूल फॉर्म पर 11 पोलिंग स्टेशनों का नाम, रजिस्टर मर्द और खवातीन वोटर्स की अलग अलग तादाद दर्ज न थी। मौसूल शुदा फॉर्म 11 पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत समेत अहम मालूमात दर्ज नहीं थी। नादरी के इल्जामात के बावजूद कराची डिवीजन के अबूरी नताइज 2 दिन के अंदर मौसूल हो गए थे। हैदराबाद डिवीजन के मजमूई नताइज का भी इंतजार है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मजमूई इंतखाबी नताइज की तैयारी के लिए 4 दिन मुख्तस किए गए थे। गैर यकीनी सूरत के बावजूद छठा डिवीजन और मलीर के इस्लाम में वोटर्स की एक नुमाया तादाद में वोट कास्ट किया। कराची, हैदराबाद और केवड़ाड़ी इलाके में वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा, जबकि हैदराबाद डिवीजन में टर्नआउट 40 जबकि कराची में मलीर के अलावा 20% से भी कम रहा। सिंध इंतखाबात के पहले मरहले के मुकाबले में हालिया मरहले के दौरान वोटिंग का अमल ज्यादा मुनज़्ज़म रहा। पोलिंग स्टेशनों पर तलब कराने के 14 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। जी ठीक है उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आर्मी मार्केट में सोना $6 कम हो गया। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1200 रुपए और 10 ग्राम सोना 1029 रुपए सस्ता हो चुका है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आर्मी मार्केट में सोना $6 कमी से $1909 फी औंस का हो गया, जिसका असर मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ है। 1 तोला सोना 1200 रुपए सस्ता होकर 1,85,300 रुपए पर पहुंच गया।
रुपए की कदर में कमी का रुझान कम नहीं हो सका। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 229 रुपए से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 229 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए महंगा हो चुका है। माहिरीन की राय है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर बढ़ रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 271 रुपए 50 पैसे पर बरकरार रहा। अकाउंट खसारा 59% इजाफे से 40 करोड़ डॉलर रहा। बैंक ने दिसंबर में करंट अकाउंट का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर 22 में करंट अकाउंट खसारे में 59% का इजाफा हो गया। नवंबर 21 में 25.20 करोड़ डॉलर के मुकाबले दिसंबर 22 में 40 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रहा। दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में करंट अकाउंट खसारे में 78% नुमाया कमी से 40 करोड़ डॉलर रहा, जो दिसंबर 2021 में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर का खसारा था। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में 2 अरब 92 करोड़ डॉलर के मुकाबले दिसंबर 2022 में 2 अरब 29 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। दिसंबर 2021 में 6 अरब 43 करोड़ डॉलर के मुकाबले दिसंबर 2022 में 4 अरब 21 करोड़ डॉलर की दरामदात की गई। रवा माली साल पहले 6 माह में करंट अकाउंट खसारे में 60% कमी हुई। रवा माली साल पहले 6 माह में 3 अरब 66 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रहा, जो कि गुज़िश्ता माली साल पहले 6 माह में 9 अरब 9 करोड़ डॉलर करंट अकाउंट खसारा था। रवा माली साल पहले 6 माह में बरामदात 7% कमी से 14 अरब 21 करोड़ डॉलर रहीं और रवा माली साल पहले 6 माह में दरामदात 18% कमी से 29.51 अरब 51 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने डॉलर की शदीद कमी की बड़ी वजह दरामद कुनिंदगान को करार दे दिया। कहा है कि दरामद कुनिंदगान ने बिना एलसीज के 3 से 4 अरब डॉलर मालियत का दरामदी माल लाकर मसाइल खुद पैदा किए। डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए हुकूमत को अहम फैसले करना ही होंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। डॉलर की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट का रेट कैसे कम होगा, इस सवाल पर फॉरेक्स एसोसिएशन सदर मलिक बोस्तान ने कहा कि जब तक डॉलर की सप्लाई बेहतर नहीं होगी रेट कम नहीं होगा। साथ ही मुल्क में डॉलर की शदीद कमी की बड़ी वजह दरामद कुनिंदगान को करार दिया गया। साफ कहा कि जब ज़र मुबादला के ज़खायर कम होना शुरू हुए तो हुकूमत ने गैर जरूरी दरामदात पर पाबंदी और एनओसी के बिना एलसी खोलने की शर्त भी आयद की थी। इसके बावजूद 3 से 4 माह तक बिना एलसी के भी दरामदी माल आता रहा, जो दुरुस्त नहीं। जब से पाकिस्तान के रिजर्व कम हुए थे तो और स्टेट बैंक ने ये बैंकों को कहा था और इम्पोर्टर को कहा था कोई भी एलसी आप बगैर एनओसी के ना खोलें, तो वो इन्होंने ये जितना माल आप 3 महीने से 4 महीने से पड़ा है ये बगैर एलसीओं के आया है और इन्होंने जब आ गया तो इन्होंने फिर एलसी खोलनी थी, लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी, रिजर्व नहीं थी। रिजर्व आपको पता है बहुत कम हो चुके हैं। मलिक बोस्तान ने कहा कि दरामद कुनिंदगान ने 3 से 4 माह में 3 से 4 अरब डॉलर का दरामदी माल इंपोर्ट कर चुके हैं। तरसीलात ज़र और बरामदात की रकम में कमी की बड़ी वजह अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड है। जब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ड्यूटियां बढ़ाई हैं 200 से 400% की हैं उन चीज़ों पे जो मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें थी और या वो लग्जरी आइटम थे, ताकि लोग महंगी होएंगी तो ख़रीदेंगे नहीं। मकसद ये था और हमारे फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, इसके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने इसका तोड़ ये निकाला कि अफगान ट्रांजिट के अफगान हुकूमत के साथ हमारा माहिदा है 2010 से, वहाँ उनके नाम पे जो भी माल आएगा उस पर ड्यूटी नहीं लगी और यहाँ से सीधा अफगानिस्तान चला जाएगा। अब हमारे इम्पोर्टरों ने वो माल जो है मंगाते हैं और वो अफगानिस्तान से वापस स्मगलिंग करके पाकिस्तान ले आते हैं, तो ये तकरीबन 2 अरब डॉलर का सामान हर महीने आ रहा है। फॉरेक्स एसोसिएशन सदर ने कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान यौमिया 15,000 अफराद $1,000 सफर के नाम पर ले जा रहे हैं। मलिक बोस्तान ने तजवीज दी कि सफर के नाम पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान यौमिया $1.5 करोड़ जाते को रोकना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कुछ बात करेंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जन्मदिन के हवाले से। सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची ने आर्ट्स काउंसिल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह और जश्न भुट्टो की तकरीबात का एहतमाम किया। तकरीब में पीपी रहनुमा निसार खोड़ो, लियाकत आस्कानी और दीगर ने भी शिरकत की। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। आर्ट्स काउंसिल में हुआ जश्न भुट्टो का एहतमाम। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा। ने एक पैगाम दिया कि ताकत है तो बस गरीब के पास है। वोट की ताकत भुट्टो साहब ने दी थी। जैसे अल्लाह कहता है कि आप सब अशरफुल मखलूकात हो,
तो भुट्टो साहब ने भी यही किया कि ताकत है तो अवाम की है, जो इस पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सरदार हो, चाहे पीर हो, चाहे फकीर हो, हर एक को एक जैसा बना दिया, हर एक को एक वोट दे दिया। तकरीब के मेजबान और सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज खास खेली बोले, भुट्टो एक नजरिया है। बीबी शहीद नहीं रही मगर उनका बेटा और जियाले अवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। हमारे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की 95 सालगिरह का केक आज काटा होगा और उनके हवाले से हमने सिंध में जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतेह की है और इलेक्शन जीती है, वो जो का उसकी जश्न ही मनाया और पूरे सिंध के गुलकार थे जो का, और उसी में जो का हमारे जो हैदराबाद का मेयर होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा, जो बिलाल साहब ने कहा था, इंशाल्लाह ताला जो का मुखालफिन को शिकस्त ही मिलेगी। तकरीब में मेडिकल स्टाफ समेत जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। रिपोर्ट आपने देखी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए